चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परिवहन के बारे में जानेंगे और परिवहन के बारे में जो विस्तार से जानकारी है उसको एकदम सिंपल से हासिल करेंगे। देखिएगा, मैं गारंटी ठोकता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, सारी बातें विस्तार से मैं आपको समझा दूंगा। देखो, परिवहन को इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन चाहे ट्रांसपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है? मतलब अपने अंदर ले जाना फिर बाहर निकालना, होता नहीं है। जैसे मान लो कि आप सेब खा रहे हैं, चाहे आप अंगूर खा रहे हैं, ठीक है ना। अंगूर का गुच्छा आपके हाथ में दे दिएगा तो आप क्या करते हैं कि अंगूर का जो अच्छा गुच्छा होता है उसको खा लेते हैं, जो खराब होता है अंगूर उसको फेंक देते हैं। तो क्या अच्छी चीजों को अपने अंदर खींच लेना और बुरी चीजों को निकाल के फेंक देना, यही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब आना जाना। जैसे हम लोग के शरीर में खून जो है ना, वो जाती किस रफ्तार से? 120 की रफ्तार से जाती है और आती किस रफ्तार से? 80 की रफ्तार से आती है। तो आना जाना क्या है? परिवहन है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर देखो, परिवहन का मतलब क्या हो गया? परिवहन, हम लोग के शरीर में परिवहन होता है। जैसे हम लोग जो चीजें खाते हैं, देखो हम लोग जो चीजें खाते हैं, उस जो खाना खाते हैं उसका मतलब जो मेन चीज होता है, मतलब जो हम लोग के शरीर में लाभदायक है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, अब उसका एनर्जी जो होता है ना उसको खींच लिया जाता है और खींचने के बाद रक्त के सहारे उसको फैला दिया जाता है। रक्त के सहारे क्या करी? फैला दी जाती है, मतलब ऑक्सीजन को फैला दी जाती है और साथ में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। जैसे आप देखिएगा, आप श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? आप क्या छोड़ते हैं? तो आप छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, लेते ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन हम लोग का जो पचा हुआ भोजन है उसके संग मिलकर पूरी कोशिका में फैल जाता है। तो अच्छी चीजों को खींच लिया गया, आज जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको बाहर निकाल दिया गया। ये परिवहन होता है। परिवहन का सिंपल सा डिफिनेशन है कि उपयोगी पदार्थों का उपयोग करना और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देने की क्रिया परिवहन कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनेशन अगर देना हो तो अच्छी चीजों का उपयोग करना, लिख सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं में उपयोगी पदार्थों का उपयोग करना और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना परिवहन कहलाता है। ट्रांसपोर्ट चाहे ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एग्जाम्पल नहीं दिया था, मान लीजिए कि मैं अनार दे रहा हूँ, अनार के दाना है, ठीक है ना। अब अनार में बहुत सारा दाना उसका खराब है, कुछ अच्छा है, तो आप क्या करिएगा? सब खाइएगा नहीं, अच्छे दाना को चुनकर आप खा लीजिएगा और खराब को निकाल के फेंक दीजिएगा। तो भाई वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन हो गया। अच्छी चीजों को रख लेना और खराब चीजों को निकाल के फेंक देना, ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब जो हानिकारक चीजें नहीं है उसका उपयोग करना है और जो हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकाल देना है। जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है तो उसको अंदर हम लोग खींच लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है CO2 उसको बाहर हम लोग निकाल देते हैं। तो परिवहन समझ में आ गया। परिवहन किसे कहेंगे? परिवहन का मतलब होता है अच्छी चीजों का उपयोग करना और हानिकारक चीजों को शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। अब देखो, परिवहन हम लोग को दो चीज में पढ़ना है, एक पेड़ पौधों में परिवहन और दूसरा जीव जंतु में परिवहन। तो पेड़ पौधे में थोड़ा सा हटकर परिवहन होता है और जीव जंतु में थोड़ा सा हटकर परिवहन होता है। अब पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधे में परिवहन तीन चीजों का होता है। कितने चीजों? तीन चीजों का। जल का होता है, खनिज लवण का होता है और भोज्य पदार्थों का आता है पेड़ पौधे में। मतलब पहले तो जड़ के सारे जल खींचेगा, खनिज खींचेगा और फिर जो भोजन बन जाएगा उसको शरीर में पूरा फैलाना होता है। तो देखिए जाए, पेड़ पौधों में तीन चीजों का मतलब क्या होता है? परिवहन होता है। जल का, खनिज का और भोज्य पदार्थों का उसमें परिवहन होता है। ये सब इधर उधर घूमते रहता है, बाहर निकलते रहता है। लेकिन अगर जीव जंतु में देखी जाए तो इसमें भी तीन चीजों का परिवहन होता है। कौन कौन सी चीज? देखो, सबसे पहली बात है ब्लड का, दूसरा का होता है हृदय के द्वारा परिवहन होता है और तीसरा का चीज तो जो नस होता है ना उसके सहारे परिवहन हम लोग के शरीर में होता है। तो जंतु में अगर परिवहन करने वाला चीज देखी जाए तो जाइलम और फ्लोएम होता है। लेकिन कितने पदार्थों का पेड़ पौधे में कितने पदार्थों का परिवहन होता है? तो वो होता है जल, खनिज और भोज्य पदार्थ, तीन चीजों का परिवहन होता है। लेकिन किनके द्वारा होता है? तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जैसे अगर जंतु बात करेंगे तो जंतु में क्या होता है कि जंतु में रक्त परिवहन करता है, ठीक है ना, रक्त। और दूसरा का हृदय भी परिवहन करता है और तीसरा का नस जो होता है ना वो भी परिवहन का काम करता है, जिसको रक्त वाहिनिकाएं हम लोग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है और अगले वीडियो में हम लोग जंतुओं में परिवहन कैसे होता है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। परिवहन दो चीजों में होता है, एक पेड़ पौधा, दूसरा जीव जंतु। तो हम लोग पेड़ पौधा में परिवहन पढ़ेंगे कि वहां पर परिवहन कैसे होता है। देखो, पेड़ पौधा में तीन चीजें परिवहन करती है। कौन कौन? जल, खनिज और भोज्य पदार्थ, ठीक है ना। देखो, जो पेड़ होती है, मान लेते हैं कि ये आपका पेड़ है
ठीक है ना। अब ये पेड़ क्या करता है कि अपने जड़ के सहारे जल को भी खींच लेता है, और किसको, जल को खींचता है और साथ में खनिज लवण को भी खींचता है। अब कैसे खींचता है मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर समझिए, जल को और खनिज को खींच लिया, और खींचने के बाद ये अपने हर शाखा में फैला देता है। अब फैलाने के बाद भाई वो पेड़ अपना क्या करेगा, भोजन बनाएगा, और वो भोजन क्या करेगा, अपने शरीर के सारे अंग में फैला देगा। तो वो क्या कर रहा है, जल को खींचा, परिवहन किया, खनिज को खींचा, परिवहन किया, लेकिन भोज्य पदार्थ भी अपना क्या करेगा, परिवहन कर रहा है, ऊपर नीचे हर जगह फैला रहा है। ठीक है ना। तो पेड़ पौधा जो होते हैं ना, 3 तरह के पदार्थों का अपने शरीर में परिवहन करते हैं, जल, खनिज और दूसरा भोज्य पदार्थ तीसरा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फोकस करेंगे। अब पेड़ पौधे में 3 चीज का परिवहन होता है, जल, खनिज और भोज्य पदार्थ, ये समझ में आ गई। लेकिन इसमें जल और खनिज का परिवहन कौन करता है, वो जाइलम करता है। जाइलम ही जल और खनिज का परिवहन करता है, या तो उसको शरीर में ले जाएगा, नहीं तो उसको बाहर निकालेगा। ठीक है ना। लेकिन भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम करता है। आप नाम सुनो, जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक क्या हुआ, देखो जाइलम उत्तक पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये अपनी भूमिका अदा क्या करता है कि मतलब क्या करेगा, ये वस्तुओं को खींचेगा, ऊपर ले जाएगा। पूछता भी कि जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है, तो जाइलम का जो कोशिका होता है, मतलब क्या होता है, मृत होता है, लेकिन फ्लोएम का कोशिका जीवित होता है। वो ऊपर नीचा कहीं भी फैल सकता है। क्या होता है, ऊपर नीचा कहीं भी फैल सकता है। देखो जाइलम क्या है, तो जाइलम क्या है, तो जाइलम मतलब कहना ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया है, वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाने की क्रिया करता है। अभी बता रहा हूं मैं आपको सारी बातें। तो खनिज और जल और खनिज का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। और भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करता है। अब देखो जाइलम में परिवहन कैसे होगा, तो जाइलम के द्वारा 2 चीजों में परिवहन होता है, एक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, दूसरा का मूल दाब के द्वारा। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखो कोई भी चीज होती है ना, तो वो अपने अंदर से पानी को निकाल लेती है। जैसे मान लो कि अगर ये पेड़ पौधा है, अगर ये जड़ के सहारे जल को धरती के अंदर से 100% खींच रही है, तो 10% जल का ही उपयोग करती है, जिसमें से वो 90% जल उसका बेकार हो जाता है। तो जल जो होता है ना, स्टोमाटा मतलब रंध्र, जिसको हम लोग पत्तियां कहते हैं, पत्ती में के अंदर छिद्र होता है, उस छिद्र के सहारे जल बाहर निकल जाती है। हर पेड़ पौधों में ये खासियत होता है कि वो जो जल है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके शरीर में जल है, तो आप क्या छोड़ देते हैं, नहीं यार, आप भी तो पेशाब करके उसको बाहर निकाल देते हैं। बात सीधी सी है, नहीं करेंगे, देखिए कितना प्रेशर होता है, आपको पेट उठ में दर्द भी होने लगता है अगर पेशाब आप नहीं करेंगे तो। देखते नहीं है, सोचने को सोचिए कभी ठीक से। ठीक है ना। तो हर चीज का हमारे शरीर में भी क्या होता है, परिवहन होते रहता है, वैसे पेड़ पौधे के अंदर भी परिवहन होते रहता है। ठीक है ना। तो देखो खनिज लवण का परिवहन कौन का, पेड़ पौधों में 3 चीज का परिवहन होता है, पहले ये समझ लो, क्या चीज का, जल और खनिज का, और उसके बाद भोज्य पदार्थ का। लेकिन जल और खनिज का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। जाइलम कितने तरीके से करता है, 2 तरीके से, वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब। अभी मैं ये दोनों बात आपको समझा रहा हूँ। और तीसरा का आपका भोज्य पदार्थ है, जिसको फ्लोएम उसका परिवहन करता है। आप फ्लोएम किन किन क्रिया के द्वारा उसका परिवहन करेगा, तो स्थानांतरण और परासरण के द्वारा। अभी ये भी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है, ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। देखो जाइलम और फ्लोएम में कोई खास अंतर नहीं है। जाइलम की जो कोशिका होती है मर जाती है, मरी रहती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिका जीवित रहती है। अब जाइलम की खासियत है कि खनिज और लवण का परिवहन करता है। जाइलम किसका परिवहन करता है, खनिज और लवण का, लेकिन फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब जाइलम जो होता है ना, धरती के अंदर से जल और खनिज को ऊपर ले आता है, तो जाइलम जो है ना, खनिज और लवण को, जल और खनिज को ऊपर क्यों ले आता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है ना, जो भोजन बनाता है फ्लोएम, वो शरीर के सारी भागों में फैला रहता है, मतलब ऊपर नीचा दोनों होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 अंतर आपका निकल के आ गया। कौन कौन सा, पहला, जाइलम की कोशिका मरी हुई होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, लेकिन फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा का लिख सकते हैं, तीसरा का ये लिख सकते हैं कि जाइलम हमेशा ऊपर की ओर, मतलब नीचे से जल को खींच कर, खनिज को खींच कर ऊपर ले आता है। ठीक है, अभी समझा रहा हूं। तो जाइलम जो है ना, जल और खनिज को ऊपर की ओर खींच कर ले आता है, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों को शरीर के सभी भागों में फैला देता है। ये 3 अंतर आप सिंपली याद रखिएगा। तो जाइलम जो है ना, खनिज और लवण का स्थानांतरण परिवहन करता है। तो कितने तरीके से, 2 तरीके से, वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब, ये दो तरीका से क्या करेगा, जाइलम अपना परिवहन करता है। अब विस्तार से हम लोग थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन है क्या। देखो बुआ, वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि अपने शरीर से जल को बाहर निकाल देना। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो करीबन से करीबन, मतलब बता रहे हैं, पेड़ पौधे धरती के अंदर से अगर जल खींच रहे हैं ना, तो 10% जल का उपयोग करते हैं, 90% जल बेकार होता है। तो भाई अब सोचिए, उसके अंदर भी तो जल निकालने का कोनो कोनो मार्ग होनी चाहिए ना। पेड़ पौधा है तो उसके अंदर भी जल निकालने का मार्ग होता है, वो होता है पत्तियां। पत्तियों के सहारे क्या होता है, जल निकलता है। अब देखिए किसी किसी पत्तियों को देखिएगा, उसके अंदर अपने आप जल निकल जाता है। अरे बोका कहीं अपने आप जल ना निकलता है,
उसके अंदर छिद्र होता है और उस छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहेंगे? रंध्र को इंग्लिश में एस्टोमाटा कहते हैं। तो क्या रंध्र के सहारे वो जल को बाहर निकाल देते हैं और यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो बोल सकते हैं पतिया जब रंध्र के सहारे मतलब अपने छिद्र के सहारे, पतिया अपने छिद्र के सहारे जब जल को बाहर निकाल देती है, जल को बाहर निकाल कर उसका वाष्प बना देती है, तो वो क्रिया क्या कहलाएंगे? वाष्पोत्सर्जन। इसको ब्रेक करेंगे तो वाष्प जोड़ उत्सर्जन। कहने का मतलब है कि वाष्प का उत्सर्जन कर देना, वाष्प को उत्सर्जित कर देना। तो भाई जल को निकाल कर उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देता है, तो वही कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। इसको ब्रेक करिए, इसका इसी में डिफिनेशन छुपा है। वाष्पोत्सर्जन को ब्रेक करेंगे तो वाष्प जो उत्सर्जन बनेगा। तो यहाँ से ये निकाल लीजिए पतिया जो है ना छिद्र के द्वारा मतलब रंध्र या स्टोमाटा भी उसको कह सकते हैं, पतिया अपने छिद्र के द्वारा जल को बाहर निकाल कर उसको वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देती है, तो यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समझ में आ रही बुआ? आगे देखिए। अब देखो ये होता नहीं कि पेड़ पौधे को हमें नहीं काटनी चाहिए, इसी कारण से नहीं काटनी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी जाकर बारिश होगा। भाई पेड़ पौधे होंगे तभी तो वो वाष्पोत्सर्जन करेंगे, क्योंकि वो जितना जल खींचते हैं ना उसमें से थोड़ा सा जल का उपयोग करते हैं पेड़ पौधे और 90% जल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये पेड़ पौधे की खासियत होती है। अब सोचो पेड़ पौधे ससुरी कहीं ये काट देंगे तो खाना लायक बनेगा वो पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा, तो वहां पर वाष्प बनेगा नहीं, वाष्प नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा। इसलिए वो देखो पेड़ पौधों का सुरक्षा बहुत जरूरी होता है, नहीं करेंगे तो भुगतना हम ही लोगों को पड़ता है। इंसान गलती करता है तो इंसान को ही भुगतना पड़ता है। कोरोना जिसे था गलती हम ही लोगों का था, बहुत सारा गलती हम लोग करते जा रहे हैं, कर भी रहे हैं, जिसके कारण से कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन आज इंडिया एक ऐसा देश है जो उस पर विजयी हो गया है। आज मोदी जी का हर जगह नाम गूंज रहा है। चलिए, तो वाष्पोत्सर्जन की हम बात कर रहे थे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पतिया अपने छिद्र के सारे जल को बाहर निकाल के उसका वाष्प बना लेती है, वही क्रिया क्या कहलाएंगे? वाष्पोत्सर्जन। अब जरा सा हम लोग बात करते हैं। देखो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पतियों के द्वारा। पतियों के अंदर जो छिद्र होती है उसको रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। तो पतिया अपने छिद्र के द्वारा जो जल निकालती है, जल का फिर वाष्प बनाती है, वो क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है ना? अब देखो मकई की यदि बात करते हैं तो मकई जो है ना दिन भर में अगर देखी जाए तो 3 से 4 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करती है। मकई का जो पेड़ पौधा है, देखे मकई का पेड़, तो मकई का पेड़ अगर दिन भर में देखी जाए तो 3 से 4 लीटर जल निकाल कर वाष्प उसका बना देती है। उसी तरह से अगर सेब का बात करते हैं तो 10 से 20 लीटर सेब का जो पेड़ होता है वो मतलब जल का रोज वाष्पोत्सर्जन करता है। सोचिए कितना जल खींचती है, उसको फिर वाष्प बना देती है। ठीक है ना? अरे देखिए, अब पेड़ पौधा की बात करते हैं। जो भारी भारी पेड़ पौधा होता है ना, वो अपने भार के 100 गुना मतलब ज्यादा जल वाष्प क्या करते हैं? आकाश में भेज देते हैं वाष्प बनाकर। मान लो कि कोई बहुत बड़का बरगद का पेड़ है विशाल, तो भाई वो जितना पेड़ भारी है ना उससे वो 100 गुना ज्यादा जल का क्या करता है? वाष्प बना देता है। ठीक है ना? तो पेड़ पौधा को संरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें बारिश करवाते हैं। अगर वही नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, तो इंसान ऐसे सूखा से मर जाएगा। समझ में आ रही है? तो वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गई कि जल को अपने शरीर से बाहर निकालना है। पेड़ पौधे अपने पत्तियों के छिद्र के सहारे, स्टोमाटा के सहारे, रंध्र के सहारे जल को बाहर निकालकर उसका वाष्प बना देते हैं। यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन में कैसे आखिर वो क्रिया करता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन के सहारे वो कैसे जल और खनिज को ऊपर की ओर ले आता है। फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो होता क्या है कि ये इसका जल है, अब जल के सहारे वो जल को खींच लिया और जल के साथ साथ तो खनिज भी आता है ना, कि जल शुद्ध आ जाएगा। नहीं, धरती से जल निकालेंगे, जैसे मान लो आप जाइए नदी में, नदी से जो पानी अपने लेके आएंगे, क्या वो आपका रियलिटी पानी होता नहीं, उसमें कण होता है। हम लोग जो कल कुआं से पानी उन्हीं पीते हैं, इस सब में भी कहीं ना कहीं कण होता है। ठीक है ना? खनिज लवण होता है, सब में है, हर चीज में खनिज लवण है। शुद्ध पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। ठीक है ना? जो चीजें शुद्ध होती है वो आपके लिए खतरनाक होता है। जैसे सोना होगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग 22 कैरेट का यूज करते हैं। शुद्ध सोना अगर यूज करेंगे तो साफ मुलायम होगा, वो कौन लाइक होकवे नहीं करेगा। ठीक है ना? शुद्ध चीजें हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब ये जड़ जो है अब जल को ऊपर खींचेगा। ठीक है ना? ये आपका क्या है? जाइलम उत्तक है। क्या ये आपका जाइलम उत्तक है? ठीक है ना? देखो पेड़ के अंदर दोनों चीज होती है। अगर ये फ्लोएम उत्तक है तो इसका सटले कौन होता है, और ये मान लो फ्लोएम उत्तक है तो इसका सटले जाइलम उत्तक होता है। पेड़ पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम उत्तक ये पाई जाती है भारी मात्रा में। देखो अगर ये मान लो कि पेड़ पौधा क्या किया, जल को खींच लिया, अब ये जाइलम उत्तक में जल भरा हुआ है, तो जाइलम उत्तक क्या करेगा? यहाँ से जल को पत्ती को दे देगा, पत्ती बाहर निकाल देगा, फिर ऐसे ही जल आगे बढ़ते चला जाएगा। इसमें से उसमें एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ऐसे जल क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। और फिर
जब यहाँ जल खत्म हो जाएगा तो ये जल जड़ खींचेगा उसको, फिर ऐसे पहुंचाते रहेगा। तो वाष्पोत्सर्जन में यही होता है कि जाइलम उत्तक का खासियत होता है कि जड़ से जल खींचेगा और एक कोशिका से दूसरे कोशिका को दे देगा, एक कोशिका से दूसरे कोशिका को देगा। मान लो कि ऊपर वाला कोशिका जल पत्ती को दे दिया, अब ये खाली होगा, तो दूसरा कोशिका इसको दे देगा जल, ये खींच के ऊपर फेंक देगा। तो वाष्पोत्सर्जन में यही होता है, एक कोशिका दूसरे कोशिका को जल देती है और ऐसे करते करते सारा जल पत्तियों पर पहुंचता है और पत्तियां अपने छिद्र के सारे जल को निकालती है, फिर उसका वाष्प बनाती है। यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा वाष्पोत्सर्जन। अब चलते हैं मूल दाब। मूल दाब के सहारे कैसे खनिजों को खींची जाती है, कैसे खनिज लवण और जल का स्थानांतरण करी जाती है, यहाँ फोकस करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्लियर हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा पेड़ पर फोकस करिए। अब देखो जो पेड़ होता है ना, मान लो ये उसका जड़ है। अब जड़ के सहारे पेड़ क्या करता है, देखो यहाँ पर पहले एक बात समझ लो, यहां पर हम लोग प्रसरण विधि का यूज करते हैं। अब भाई प्रसरण क्या होता है, अब आप बताइए। प्रसरण देखो मैं बता रहा हूं, प्रसरण क्या होता है कि एक ऐसा विलयन जिसमें अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना हो। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई अमीर व्यक्ति है और वो फोकस खाली गरीब पर करता है तो इसका मतलब वो क्या प्रसरण की क्रिया कर रहा है। प्रसरण जो होता है ना, हमेशा उच्च से निम्न दाब की ओर जाएगा, हमेशा अधिक से कम की ओर जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसे मैं दे रहा हूँ, या सिंपल से समझिएगा, ये तिरचिन ऊपर की तरफ है और ये तिरचिन नीचे की तरफ है, तो ऐसा ही ट्रांजेक्शन इसमें होता है कि निम्न से मतलब हाई से, ये ऊपर जा रहा मतलब हाई, नीचे आ रहा मतलब लो, तो इसमें अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मतलब बहाव होता है, परिवहन होता है, अधिक से कम की ओर, न कि कम से अधिक की ओर। इसको याद रखिएगा बस प्रसरण में इतना। हालांकि केमिस्ट्री का चैप्टर से ये, केमिस्ट्री में मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी प्रसरण क्या होता है, प्रसरणी दाब क्या होता है, अति प्रसरणी, ये सब क्या होता है, उस समय आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा। बस जल्दी कल सुबह तक मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। देखो तो हम लोग मूल दाब में किसका यूज करते हैं, प्रसरण का यूज करते हैं। प्रसरण का मतलब हो गया अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। मान लो कि जल और चीनी को मिला दिए, विलयन बना दिए, तो इसमें चीनी जो है ना वो सांद्रता हो गया, जो कम पदार्थ वाली चीज होती है वो उसकी सांद्रता को दर्शाती है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रसरण विधि का यूज करेंगे। प्रसरण में क्या होता है, प्रसरण में होता क्या है कि अधिक सांद्रता से आपको निम्न सांद्रता की ओर आना पड़ता है। आते यहाँ पर चर्चा करते हैं। मान लो ये जड़ है, फोकस करिएगा, विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं कि जड़ है। अब जड़ क्या करता है, देखो खनिज लवण को ऊपर खींच रहा है, और खनिज लवण में क्या खींचेगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज्यादा खींचता है। देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन खींचता है, क्योंकि पेड़ पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने भोजन बनाने के लिए। तो खनिज के साथ साथ तो नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे तत्व वो क्या करेगा, खींच लेता है। अब ये पेड़ क्या करेगा, खनिज को खींच रहा है, देखिए ऐसे खींच रहा है ना। खनिज को जब वो खींच लेता है तो खनिज के साथ साथ वो जल भी खींचता है, जल भी क्या करता है, खींचता है। अब सोचिए भाई जड़ है, जड़ क्या किया, खनिज को खींच लिया। तो भाई जब जहां खनिज खींचा है, मान लेते हैं कि भाई जड़ है, ठीक है ना। अब ये जड़ क्या किया, यहाँ खनिज को खींच लिया। जब भाई यहाँ खनिज को खींच लिया तो यहाँ पर जल की मात्रा कम हो गया कि नहीं। मान लेते हैं कि एक गिलास आपके पास पानी है और उसमें बड़ा सा पत्थर डाल दिए, तो पत्थर डालने के बाद तो उतना पानी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उतना आयतन पत्थर छेक लिया है। समझ आ रही है। अगर ये जड़ मान लो कि यहाँ पर जड़ क्या किया, खनिज लवण को खींचा, तो यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जल निकल जाएगी। तो यहाँ पर जलवा है, यहाँ पर मान लो ये धरती है, तो भाई इसमें जल होता है ना, तो जल देखता है कि भाई हम लोग यहाँ पर अधिक है, जल धरती में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर खनिज लवण के पास जल कम हो गया, तो यहाँ जल की मात्रा अधिक हो गई और यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि वह खनिज भर गया। तो ये जो जल का प्रवाह होता है अधिक से कम की ओर हो जाता है, तो इस खनिज के साथ साथ जल भी जाने लगता है। क्यों, प्रसरण विधि यहाँ पर यूज होती है कि मान लो कि अगर जड़ है, जड़ के स्थान पर खनिज लवण चला गया, तो खनिज लवण जाने के बाद उस जड़ का पानी खत्म हो जाता है। अब खत्म होगा मतलब वहां पानी कम हो गया ना, पानी क्या होगा, कम हो गया। अब धरती के अंदर पानी बहुत ज्यादा होती है, यानी अधिक मात्रा वाला पानी हो गया, तो अधिक मात्रा वाला पानी खनिज के साथ मतलब कम मात्रा वाले की ओर प्रवाहित हो जाता है। तो धरती के अंदर ये सब जल है और यहाँ पर देखा गया खनिज आकर यहाँ पर भर गया, तो भाई जल की मात्रा यहाँ पर कम हो गई, तो अधिक मात्रा से धरती के अंदर से जल यहाँ पहुंच जाता है। जल और खनिज दोनों क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर फ्लो करने लगते हैं। मतलब जो जाइलम उत्तक होता है वो क्या करता है, जल और खनिज दोनों को ऊपर खींचने लगता है। समझ में आ गई। मूल दाब में यही खासियत होता है कि वो पहले क्या करेगा, मतलब देखो मूल दाब का यही खासियत होता है कि खनिजों को किस रूप में खींचता है, आयन के रूप में। याद रखिएगा, खनिज को किस रूप में खींचने का काम करता है, आयन के रूप में खींचता है। खनिज को ले लेगा, आयन का मतलब गोल गोल, ठीक है ना। देखिए आयन के रूप में क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे ही यहाँ पर आयन आएगा, खनिज लवण आएगा, तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो धरती से पानी यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रसरण विधि यूज होती है, अधिक से निम्न की ओर धरती में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो अधिक होगा, अधिक से निम्न खनिज की ओर आ जाएगा। तो जल और खनिज दोनों जाइलम के सारे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सा विधि होता है, मूल दाब। मूल दाब में प्रसरण विधि यूज होती है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एक ऊर्जा का भी प्रयोग होता है।
अब देखो मान लेते हैं कि पेड़ पौधा खाना बनाते हैं तो भाई उनको एनर्जी मिलता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है, कंपल्सरी सी बात है, आपको एनर्जी मिलता है, हमको भी एनर्जी मिलता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी का उपयोग कोनो काम धाम करने में हम लोग करते हैं, बोझा उठाना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, चलना हो, दौड़ना हो, हम लोग करते नहीं है। अब वही एनर्जी खत्म हो जाती है तो साफ लगता है कि ओ मुँह चियार दे, काम खत्म, ऐसा होने लगता है। सोचे ना कभी, देखिए होता भी, सोचे क्या रोज हम लोग के साथ होता है, खाना नहीं खाएंगे एनर्जी नहीं बनती है। तो ये पेड़ पौधा जो एनर्जी बना कर रखता है उस एनर्जी के सहारे खनिज को खींचने लगता है, यानी यहाँ पर ऊर्जा के सहारे वो खनिज लवण को खींचता है। किसको खींचता है? ऊर्जा के सहारे। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा के सहारे वो क्या करता है? खनिज लवण को अपने ऊपर खींचने का काम करता है। तो मूल दाब विधि में ये होता है कि अपन ऊर्जा खर्च करके वो क्या करेगा? खींच लेगा। जैसे ये खनिज है, ठीक है ना, खनिज लवण है, यहाँ पर जल है, तो इस खनिज लवण को कौन खींचेगा? ऊर्जा खींचेगा। यहाँ जो पेड़ पौधा भोजन बना रही है उसकी ऊर्जा जो बनी है उस ऊर्जा के साथ वो क्या करता है? खनिज लवण को ऊपर की ओर खींच लेता है। और इसमें क्या होता है? स्थानांतरण विधि पर, स्थानांतरण मतलब समझते हैं ना, एक भाग से दूसरे भाग स्थानांतरण होता है। जैसे यहाँ खनिज बन गया तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो मूल दाब में क्या होता है? मूल दाब में प्रसरण विधि यूज करी जाती है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जब जल खनिज लवण को खींचेगा तो वहां पर जल की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण से जल धरती से खनिज के पास चला जाएगा और खनिज और जल दोनों को खींच लेता है ऊर्जा। जो पेड़ पौधे के पास एनर्जी होता है उसको खींच लेता है, मतलब एनर्जी जो होता है ना, यहाँ जो खनिज लवण होते हैं, जल होता है, उसको खींच लेता है और ऊपर की ओर जल और खनिज दोनों फ्लो करने लगते हैं। यहाँ पर खनिज का जो आकार होता है वो किस रूप में जाता है? आयन के रूप में जाता है। तो समझ में आ गई मूल दाब। पेड़ पौधों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जाइलम जो उत्तक होता है वो क्या करेगा कि खींचने का काम करेगा, जल को एक कोशिका से दूसरे कोशिका, तीसरे कोशिका, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते पहुंचा कहाँ तक? पत्ती तक लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मूल दाब में क्या होता है? खनिज खींचेगा तो जल की मात्रा कम होगी, तो जल निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर खनिज और जल सब इकट्ठा हो गया इस जड़ में, तो क्या करेगा? पेड़ पौधा अपना एनर्जी लगाकर उसको खींच लेता है ऊपर की ओर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग, समझ में आ गई ना कि जो ना ये खनिज होता है, ये जो जल और खनिज का जो परिवहन होता है उसको जाइलम उत्तक करता है दो विधि से, वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब। तो वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गई, मूल दाब समझ में आ गई, ठीक है ना। मूल दाब आयन को खींचने का काम करता है अपनी ऊर्जा लगाकर प्रसरण विधि द्वारा। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, फ्लोएम। जाइलम आपको समझ में आ गया, जाइलम दो विधि से, वाष्पोत्सर्जन, मूल दाब। अब हम लोग फ्लोएम समझते हैं कि भाई फ्लोएम क्या है? भोज्य पदार्थ जब भोजन बन रही है, खनिज और लवण को खींच रहा है, जल को खींच रहा है, तो उसका भोजन नहीं बनाएगा। तो भोजन बनाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे करता है? अब देखो यहाँ पर समझिए, भोजन का परिवहन कौन करेगा? भोज्य पदार्थों को कौन पहुंचाने का काम करता है? फ्लोएम करता है। कैसे करेगा? मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है ना, सिंपल सा पेड़ है, यहाँ पर भोजन उसका बन गया, पत्ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भोजन बन गया, मान लो कि यहाँ पर उसका कटा हुआ भाग है, ये क्या है? कटा हुआ, ये उसका भाग है, ये कटा हुआ पेड़ पौधा का भाग है। अब भाई कटा हुआ है तो निर्जीव ना हो गया, वहां पर वो तो भोजन नहीं बना सकता है। देखो शरीर में भोजन बनाने का काम पत्तियां करती है, पत्तियां फिर फ्लोएम के सारे शरीर में पूरा भोजन फैला देती है इसमें पेड़ पौधा में। देखो अब मान लो यहाँ पर भोजन बना और ये आपका फ्लोएम उत्तक है। कौन सा उत्तक है? फ्लोएम, ये फ्लोएम उत्तक है। तो मान लो यहाँ से भोजन बन के यहाँ पर आपका भोजन आ गया और इसमें आपका भोजन भर गया। अब बताएं, समझने वाली बात है कि जब यहाँ पर भोजन भर जाएगा, फोकस करिएगा, जब यहाँ पर भोजन भर जाएगा तो जल की मात्रा कम हो जाएगी। आप बगल में ससुरी कही के यहाँ पर क्या होता है? बगल में यहाँ पर जाइलम उत्तक होता है, जो है ये जाइलम उत्तक होता है, और जाइलम उत्तक में जल होता है। फोकस करिएगा, क्या होता है? जल होता है। अब सोचिए, हई भोजन कहाँ आ गया? फ्लोएम में आ गया। अब जब फ्लोएम में आ गया तो यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाती है, तब यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है तो जल में प्रसरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक, यहाँ पर कम। तो जल है ये जाइलम से कहाँ चलाएगा? यहाँ फ्लोएम में चलाएगा जल की मात्रा। जब यहाँ पर जल आ जाएगा और पहले से भोजन है, जल है, तो ये भाई प्रेशर बना लेगा, क्योंकि जल और खनिज, जल और भोजन दोनों हो गया, काहे कि वहाँ पर भाई अपना मजबूत हो जाएगा ना, प्रेशर बनाएगा। अब प्रेशर बनाने की वजह से फट भी सकता है। इसके कारण सब फ्लोएम क्या करता है कि कुछ भोजन को ऊपर ले आता है, कुछ भोजन को नीचे लेकर चलाता है, कुछ दाएं, कुछ पूरब, कहीं दक्षिण, ऐसे लेकर चला आता है। तो फ्लोएम में ऐसे ही भोजन पहुंचाने का काम करता है। यहाँ अगर भोजन बन रही है तो ये भोजन मान लो फ्लोएम में आ गया, तो फ्लोएम में अगर यहाँ पर भोजन आएगा तो यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी तो एग्जांपल दिए थे कि अगर मान लो कि एक बाल्टी पानी भर के रखे हैं पूरा, उसमें 2-3 गो आप ईंटा डाल देंगे तो जल की मात्रा उतना कम हो जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ फ्लोएम है, यहाँ से भोजन अगर इसमें आ गया तो यहाँ जल की मात्रा कम हो जाएगी। अब भाई यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाएगी तो फ्लोएम यहाँ पर, जाइलम यहाँ पर जल लेकर बैठल है, ये जल क्या करेगा? यहाँ से यहाँ प्रवाहित कर देगा। जब यहाँ से प्रवाहित करेगा तो भोजन भी आ गया, जल भी आ
गया तो अब ये अपना प्रेशर बनाना शुरू करेगा, एक ऐसा प्रेशर है फट भी सकता है। इसी कारण से फ्लेम जल्दी जल्दी भोजन को कुछ ऊपर कुछ ऐसे कुछ दहिने बाएं पूरा पश्चिम हर दिशा में ले जाकर पेड़ पौधे के सारे अंग में फैला देता है। यहाँ भी भोजन चला आता है, मान लो जहाँ भोजन पहुंचाना था फ्लेम क्या करता है, भोजन पहुंचा देता है। तो इस तरह से देखी जाए तो भोजन का परिवहन करता है कौन, फ्लेम करता है। लेकिन हाँ, इसमें यूज किसका हो रहा है, तो इसमें यूज हो रहा है इसमें यूज हो रहा है हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, तो प्रसरण का यूज कर रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ से भोजन तो यहाँ बन के आ रही है, देखिए यहाँ से भोजन यहाँ तो बन के आ रही है, लेकिन जल वहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि प्रसरण का मतलब होता है अधिक से निम्न की ओर जाना। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जल कम है तो ये वाला जल उस पर धावा बोल दे रहा है, अधिक से निम्न की ओर चला गया, वहाँ प्रेशर बन गया, प्रेशर बनने की वजह से भोजन ऊपर नीचे दहिने बाएं हर जगह छिता गया। तो इस तरह से फ्लेम के द्वारा भोजन क्या होता है, परिवहन हो जाता है कहाँ, पेड़ पौधों में। तो समझ में आ गई बुआ। देखो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मतलब पेड़ पौधे में परिवहन कैसे होता है, तो पेड़ पौधों में 3 चीजों का परिवहन होता है। किसका किसका, जल खनिज और भोज्य पदार्थों का। जल खनिज का परिवहन जाइलम करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो जाइलम भी 2 तरीकों से मतलब खनिज लवण को खींचता है, वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, जल को खींचेगा और पत्ती को सारे फिर बाहर निकाल देगा। और दूसरा मूलदाब क्या करता है, वो जड़ के सहारे खनिज लवण को खींचता है, लेकिन वह प्रसरण विधि यूज करता है। खनिज लवण अगर खींचेगा ना तो वहां पर जल की मात्रा कम होगी, तब वहां पर प्रसरण आता है। प्रसरण का मतलब निम्न जल जो होता है निम्न अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चली जाती है, मतलब खनिज के पास चला आता है। तब वो पेड़ पौधा अपना एनर्जी लगाकर ऊर्जा लगाकर खनिज लवण और जल को खींच लेता है ऊपर। तो यहाँ पर मूल दाब हो जाता है। तीसरा था भोज्य पदार्थ फ्लोएम। ये कैसे होता है, अगर यहाँ पर भोजन बनेगा, अगर यहाँ पर भोजन बनेगा तो मान लो यहाँ पर फ्लोएम में अगर भोजन आ गया तो जाइलम बगल में होता है, जाइलम जल लेकर आता है। तो जल की यहाँ पर कमी हो जाएगा, क्योंकि भोजन आ रही है, जल की कमी होगा तो ये उस पर अटैक करेगा, अपना जल इसको दे देगा। जब भोजन के साथ जल मिल जाएगा तो अपना प्रेशर बनाएगा, जिसके कारण से फ्लेम जो है ना भोजन सब दिशा में छितार देता है और भोजन हर दिशाओं में पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से पेड़ पौधों में परिवहन हो जाते हैं। आई होप आपको ये परिवहन की बातें बेटर से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जंतुओं में आखिर परिवहन कैसे होते हैं। किसमें, जंतुओं में परिवहन कैसे होते हैं। समझ लीजिए, देखो जंतुओं में परिवहन करने वाला 3 गो यंत्र होगा, 3 गो मशीन लेकर चलेंगे। उस मशीन का नाम होगा रक्त, दूसरा का हृदय और तीसरा का नस, जिसको रक्त वाहिनियां कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जंतुओं में परिवहन में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड भी क्या करता है, परिवहन करता है। उसके बाद वाले में हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय कैसे हम लोग परिवहन करते हैं। और उसके बाद हम लोग धमनी और शिरा, जिसको रक्त वाहिनिकाएं कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अभी तक देखी जाती है इसमें 3-4 और वीडियो इस चैप्टर पर आएगा परिवहन में, क्योंकि अभी हम लोग किसके बारे में, पेड़ पौधों परिवहन पढ़ लिए। अगला जो हमें पढ़ना है जंतुओं में परिवहन पढ़ना है। तो भाई जंतुओं में परिवहन थोड़ा सा लंबा वीडियो अब चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि एक एक बातें हम लोग समझेंगे। देखो जंतुओं में परिवहन 3 गो मशीन होता है करने वाला। एक ब्लड होता है, दूसरा का हृदय होता है और तीसरा वाहिनिकाएं होता है, रक्त वाहिनिकाएं। तो पहले इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धमनी और शिरा, जिसको रक्त वाहिनिकाएं कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अभी तक इस पर देखी जाए तो 3 वीडियो और बनेगा। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा आपका रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में आएगा। विस्तार से हम लोग अगले वाले वीडियो में रक्त के बारे में जानेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।